अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 4। उन्वान है कटी हुई शाख। ये एक अफ़साना है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? कमर जहाँ। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसके बायोग्राफ़ी को, उसके बाद इसका खुलासा भी देखेंगे। तो कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 ईस्वी से 52 ईस्वी समस्तीपुर के मरदूम खेज़ गाँव बुज़ुर्ग द्वार में हुई। तो याद रखना है कि इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, तो 1951 से 52। और ये कहाँ पैदा हुए थे? समस्तीपुर ज़िला, गांव का नाम क्या था? बुज़ुर्ग द्वार। तो ज़्यादातर अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है समस्तीपुर। कौन से ज़िले में हुई? तो समस्तीपुर में। उसी गांव को उनका आबाई वतन समझा जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है, तो सैयद अताउल हक। क्या नाम था? सैयद अताउल हक। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी उनका ख़ानदान जो था इल्म व अदब से जुड़ा हुआ था। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई। तो जो रिवायती तालीम होती है, शुरुआती दीनी तालीम, वो हासिल करने के बाद वह कहाँ चली गई? पटना आ गई। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। तो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? एमए की और उसके बाद पीएचडी का डिग्री भी हासिल की। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से एमए की थी? तो पटना यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी भी वहीं से। उर्दू अदब से फ़ितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माने तालिब इल्म में ही यानी 1966 ईस्वी से अफ़साना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी ज़माने से ही उन्होंने अफ़साना लिखना शुरू किया। कब? 1966 ईस्वी में। आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह नौ पटना से 1966 ईस्वी में इशाअत हुई, यानी कि छपा। तो जुनून वफ़ा उनकी सबसे पहली कहानी 1966 ईस्वी में लिखा गया था। और जो एक माहनामा अखबार छपता था सुबह नौ, उसी में उसकी इशाअत हुई थी। याद रखना है कि जुनून वफ़ा किस में शाया हुआ था? तो सुबह नौ में। कब? 1966 ईस्वी में। और इसकी पहली कहानी थी। तो कमर जहाँ की सबसे पहली कहानी कौन सी हो गई? जुनून वफ़ा 1966 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से आपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया। सुंदरवती महिला कॉलेज जो भागलपुर में है, तो उर्दू डिपार्टमेंट के वो क्या किया? तदरीसी करियर का आगाज़ यानी शुरुआत किया। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदा को संभाला। और वहाँ से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए कहाँ चली गई? भागलपुर यूनिवर्सिटी। और वहाँ पे भी उर्दू डिपार्टमेंट में उनको पद मिला। ओहदा का मतलब होता है पद। अफ़साना निगारी के अलावा आपके मुतादिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंज़र आम पर आ चुके हैं। उन्होंने अफ़साना निगारी के अलावा भी और भी तनक़ीदी मज़ामीन लिखे थे। तदरीसी खिदमत व तसनीफ़ी मसरूफ़ियात एक साथ जारी हैं, यानी कि वो एक साथ पढ़ाती भी थी और उसके साथ साथ अपना जो है किताबें भी लिखा करती थी। कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए हैं, जिनमें चारागर जो 1983 ईस्वी में शाया हुआ और अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कमर जहाँ की तसानीफ़ में अफ़सानवी मजमूए, चारागर किसका अफ़सानवी मजमूआ है? तो कमर जहाँ का 1983 ईस्वी में शाया हुआ और अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी में। उसके बाद है कि और एक अफ़सानी मजमूआ यादनगर ज़ेरे इशाअत है, यानी कि यह भी छपा नहीं है, छपने ही वाला होगा। अख्तर शीरानी की जिनसी व रोमानी शायरी मायार। उसके बाद कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी, तहक़ीक़ व तदवीन कलाम और हर्फ आ गई आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ है। क़लमी सफ़र अभी भी जारी है। तो उनकी ये सब क्या हैं? तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। अख्तर शीरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, उसके बाद मायार, उसके बाद कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी, और उसके बाद हर्फ आ गई। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर्फ आ गई जो है तनक़ीदी तसानीफ़ किसका है? तो कमर जहाँ का। तो क़लबी सफ़र अभी भी जारी है। ये किताब जब छपा था उस वक्त की बात है, लेकिन अभी इनका जो है वफ़ात हो चुका है। तो इनकी वफ़ात की अगर बात की जाए तो 11 फरवरी 2025 ईस्वी को इनका इंतकाल हो चुका है, इसी साल। और ये कहाँ इंतकाल की थी? रांची झारखंड में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इसका खुलासा। तो अफसाना कटी हुई शाख, आप अगर ध्यान से इसको सुनेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। तो इस अफसाने का अगर मरकज़ी किरदार देखा जाए तो कौन है? असद है। क्या है? असद है। ये एक तरह से देखते हैं कई फिल्मों में ऐसा होता है कि कहानी जो है आखिर से शुरू की जाती है और फिर घुमा करके वहीं लाया जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है? आखिर से, और फिर घुमा करके वहीं ले आया जाएगा। तो कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। हर चीज़ नई नई और कदरे अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बाइस वह ख़ुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर इस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पिन्हा था। पिन्हा का मतलब होता है छुपा हुआ। और वह देर से ख़ुद अपने आप से सवाल कर रहा था। तो जो है खलीजी मुल्क ये कमाने के लिए जाते हैं, जब वहाँ से वापस आते हैं तो बिल्कुल सब कुछ सुना सुना सा लगता है। उस चीज़ को यहाँ बयान किया जा रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। क्या वो सच में अजनबी हो गया है? शक्ल व शुबात, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में वह बदल गया है। तो ये बिल्कुल राइट बात है कि कोई भी आदमी अगर विदेश जाएगा कमाने के लिए और वहाँ से आएगा तो उनके लिबास, शक्ल व शुबात और उसके साथ साथ गुफ्तगू यानी बातचीत में भी बदलाव आएगा ही। लेकिन उसका बातिन यानी अंदरों में एक अजब तोड़फोड़ मची हुई है। बाहर से तो लग रहा है कि सब कुछ बदल चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल लगता है कि कुछ तोड़फोड़ सी मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? बार बार उसका ज़हन किसी एक सवाल के गिर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा है। यानी उसके मन ही मन में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर वो इतनी अच्छी सरज़मीन और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक? क्या अब सच में उसकी हैसियत यहाँ एक टूटी हुई शाख की सी है जो दरख्त से अलहदा हो चुकी है? वो अपने आप से सवाल करता है कि आखिर इतने अच्छी ज़मीन और इतने दिल वाले लोगों को छोड़ करके हम इतने लंबे अरसे तक क्यों बाहर चले गए, क्यों विदेश चले गए? मेरी तो हालत एक ऐसी हैसियत हो गई है जैसे टूटी हुई शाख की होती है कि अगर पेड़ से टहनी कट जाती है तो वो पेड़ से कट जाता है और मुरझा जाता है। उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी तो नहीं हो गई है। फिर वो अपने आप से बोलता है, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बड़े बेचारगी से उसने अपने सर को झटकाया। बड़े से आंगन में आम और शरीफे का पेड़ उसी तरह झूम रहे हैं। यानी कि पहले जैसे आम का पेड़ और शरीफे का पेड़ हम लोग के घर पे सामने था, वो भी अभी भी वैसे ही झूम रहे हैं। उसकी बूढ़ी नहीफ जहाँ बलब माँ सामने के पलंग पर पड़ी खांस रही है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी भी वैसे जैसे पलंग पर लेटी हुई थी कमज़ोर माँ, उसी तरह से अभी भी क्या कर रही है? खांस रही है। और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी होते हुए लख्ते जिगर के मलोल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो जब बाहर से विदेश से घर आया है तो इस तरीके का उसको जो है आंगन में देखने को मिल रहा है। और उसकी मम्मी भी देख रही है कि उसके चेहरे पर क्या है, गमगीन है, लगता है ऐसा है बाहर से आने के बावजूद। उसके दीगर अजीज़ व अकारिब भी मौजूद हैं और उसके दूसरे चाहने वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं। सब कुछ तो है यहाँ उसका मुनहदिम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीज़ व अकारिब, मगर वो ख़ुद यहाँ का नहीं रहा। यानी सब कुछ यहाँ पे जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि ख़ुद वो यहाँ का नहीं है। वक्त के एक लंबे सफ़र ने उसे ख़ुद उसके घर में ही बेगाना बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में ही क्या है? बेगाना है, पराया है। इस पर गैरत की मुहर इस तरह सिप्त हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में भी तसन्नो की झलक नज़र आ रही है। तसन्नो का मतलब होता है बनावटी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसके घर वाले भी बनावटी तौर पर क्या कर रहे हैं? उससे बात कर रहे हैं। वह इस मसनूई ज़िंदगी से उकता रहा है, यानी कि लग रहा है कि एक बनावटी ज़िंदगी है, उससे वो परेशान हो चुका है। उसे तलाश है अपने आप की, उस अपनेपन की जिसे बरसों पहले वो ख़ुद इसी दहलीज़ पर छोड़कर गया था। जब वो बाहर विदेश नहीं गया था उससे पहले कितना अपनापन था, कितने अजीज़ व अकारिब, कितने चाहने वाले थे। वो सब चीज़, वो फीलिंग उसको दोबारा से नहीं मिल पा रहा है। किसको? जो विदेश गया था दोबारा घर आया है। अपनापन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर ज़रूरी है, यानी ज़िंदगी खुशगवार अच्छी तरीके से गुज़रे उसके लिए ज़िंदगी में अपनापन होना चाहिए, अपने आदमी होने चाहिए।
इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया। जब वो विदेश नहीं गया था, इन सब चीज़ों को वो नहीं सोच रहा था कि अपनापन कितना ज़रूरी है, लेकिन जब वो आया है अब उसको महसूस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किसी चीज़ की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना कि वो हर आसाइश को लम्हों में भूल गया। यानी कि अब उसको लग रहा है कि एक मशीनी ज़िंदगी हम लंबे अरसे से गुजार रहे थे, लंबे समय से गुजार रहे थे। अब उसका रूह ऐसा लग रहा है कि इतना आसाइश जो था, आराम था, सब चीज़ वो भूल गया है कि वो सब चीज़ बेकार था। उसे वह दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैराबाद कहकर अनदेखी दुनिया की तरफ परवाज़ कर रहा था। अब वो उस दिन को भी याद कर रहा है कि जिस दिन वह बाहर जाने के लिए उतावला था। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ़ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। उसके कान में सिर्फ़ क्या आवाज़ गूंज रही थी? यार, अब तक तुम तालाब की मेंढक बने रहे, बाहर निकलकर देखो दुनिया कितनी हसीन है। वो उस दिन को भी याद कर रहा है जब वो बाहर जा रहे थे, तो उस वक्त अपने आप से कहते थे कि यार, कब तक तुम तालाब की मेंढक की तरह उसी में पड़े रहोगे? बाहर निकलो और दुनिया देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसीलिए हासिल की हैं कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? वो अपने आप से बोल रहा था कि तुम जो इतनी हाई एजुकेशन हासिल की हो, उच्च शिक्षा लिए हो, प्राप्त किए हो और डिग्रियां लिए हो, तो क्या करने के लिए? सिर्फ सुबह से शाम चप्पल तोड़ते रहोगे? चप्पल तोड़ने का मतलब यहाँ मुराद दिया गया है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, ऑफिस के चक्कर लगा लगा करके चप्पल तोड़ जाते हैं, फिर भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। उसने विदेशी दोस्त के उस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया। कह रहा है कि एक उसका दोस्त उसको मशवरा दिया था, तो उसका वो खूब अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया। और उस दिन वह बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। और उस दिन वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब वीज़ा लगा था कि हम विदेश जाएंगे। वह उस मंज़र को भी नहीं भूला है जब वह एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी। जब वो एयरपोर्ट पर था, उसको एकदम लग रहा था कितनी खूबसूरत दुनिया है, और वह नरम हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो लग रहा था कि वो क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। अचानक ज़िंदगी कितनी सबक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। पहले की ज़िंदगी उसको ख़राब लगती थी, और जब वो विदेश जा रहा है, वो लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है और पुरकशिश बन गई है। ज़िंदगी का सारा बोझलपन ना जाने कहाँ खो गया था। जहाज़ के उड़ान भरते ही वो सातों आसमानों की सैर करने लगा था। जहाज़ उड़ने लगा जैसे ही, तो वैसा लग रहा था कि वो सातों आसमान का सैर कर रहा है। कैसे कैसे रंगीन ख्यालात उसके जहन में फ़िल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। तो वो आंखें बंद किए तो फिल्म स्क्रीन में जैसे नए नए सीन आते हैं, उसी तरीके से उसके ख्यालात आने लगे। अपने नहीफ़ और नातवा माँ बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे ज़रा गम नहीं था। जबकि उसकी मम्मी बीमार थी, उसके वालिद साहब भी बीमार थे, उसको छोड़ने का ज़रा भी गम नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त। बचपन के दोस्त सब सनाशा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। तो जितने भी बचपन के दोस्त थे और जितने भी जाने पहचाने चेहरे थे, सब उसके लिए अब क्या बन गया? अजनबी। उसे महसूस हुआ जैसे वो कैद खाने से निकलकर खुली फ़िज़ा में कलेले भरने लगा है। तो ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि वो कैद खाने में था और वो कैद खाने से अब निकल चुका है और हवा में क्या कर रहा है? कलेले भर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई, तो उसे लगा जैसे वो जन्नत की हूरें हैं और मनोसलवा के साथ उसकी मेज़बानी कर रही हैं। तो जब एयर होस्टेस तो जानती हैं कि कितनी सज धज के रहती है और कितनी खूबसूरत रहती हैं। जब उसके सामने खाने के प्लेट लेकर के सजा करके आई, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जन्नत की हूरें हैं और उसकी मेज़बानी के लिए वो आई हैं। उसने उसके दस्त नाज़नीनी से प्लेट लेते हुए कनखियों से उन्हें देखा और उसकी नाजुक हाथों से उससे प्लेट लिया और कनकते हुए आँखों से उनको देखा, यानी चुपके से देख रहा है। एयर होस्टेस ने दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ़्त किया, यानी कि इस्माइल करके वो दरियाफ़्त किया, पूछी कि क्या और भी कुछ चाहिए आपको? उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, हाँ, और फिर ख़ुद ही अपनी इस बुखलाहट पर बुरी तरह झेंप गया। अब वो लड़की के सामने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसको पूछे कि और आपको कुछ चाहिए, तो वो बिल्कुल हकला गया और जवाब दे रहा है, कभी नहीं कभी हाँ। और फिर ख़ुद अपने आप में ही बुखलाहट की वजह से वो बुरी तरह से शर्मा गया। उसके दिल में लम्हा भर इस दिलनवाज मुस्कुराहट पर गुदगुदी होती रही।
अब वो कुछ लम्हे के लिए वो इस बात पे कि जो है हमको जो है एयर होस्टेस देख करके मुस्कुराई, इतनी खूबसूरत लड़की, वो उसके दिल में वो गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन फिर उसकी मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे बूढ़े पैसेंजर से भी उसी तरह दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ पेश आए। तो उसका पर्दा कब उठा? जब वही एयर होस्टेस उसके बगल में बैठे हुए एक पैसेंजर के साथ उसी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ पेश आया। तब उसको समझ में आया, ओह तो ये अदाएँ जलवे आम हैं, यानी कि ये अदा जो हमको दिखला रही थी तो ये लगता है सबके लिए है। पहले तो वो सोच रहा था कि मेरे लिए ये है, जिसको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। अपनी शख्सियत का सेहरा उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का यह हिस्सा भी कैसा दिलफरेब होता है, यानी जवानी की उम्र में ऐसा होता है। मिनटों में आसमान पर और मिनटों में ज़मीन पर, यानी कभी ऊपर चले जाते हैं और कभी नीचे। झूठ क्या है और सच क्या है, इस बात की तमीज़ इस उम्र में ज़रा मुश्किल होती है। यानी नौजवानी की उम्र में झूठ और सच की तमीज़ बहुत कम होती है। उसकी आंखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वह हर शय को बस उसी ऐनक से देख रहा था। उसकी आंखों में तो ये ऐनक लगा हुआ था खुशी का कि हम जो है आए हैं नई दुनिया में। विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वो एक जादुई दुनिया में खोया रहा। अब नई जो होता है, कोई भी चीज़ देखता है आदमी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जब उसी चीज़ उसके पास अवेलेबल होता है तो फिर उन चीज़ों से धीरे धीरे दिल उठने लगता है। गर्दो पेश की रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी। अब ये सब चीज़ें उस ऐनक से देख देख करके एक आदत बन गया था। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। अब उसको वही चीज़ें और अच्छी नहीं लग रही है। उसका मामूल बन गया था घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले वो अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ़ करता ताकि वो पहली सी चमक वापस आ जाए। वो सोच रहा था कि पहले जिस तरीके से खुशी मिलती थी उसी तरह से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन था। मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ़ होने के बजाय मैला ही होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन गुज़रता जाता था उसको और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि सारा चीज़ वही था जो पहले दिन आया था और अभी भी। उन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज़ छन्ना के साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियाँ अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही हैं। एक अजीब सी बेचैनी का मस्कन बन गया था उसका दिलो दिमाग, यानी उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। वहाँ पे कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब शुरू में आया था तो कितने खुश थे, अपने माँ बाप को भी याद नहीं कर रहे थे। कभी कभी वो अपने वजूद को पेंडुलम की तरह झूलता महसूस करता, लामहदूद फ़िज़ाओं में मुताल्लिक, ज़मीन में मुनक़ते और आसमान से दूर। कभी कभी वो अपने आप को सोच रहा था कि पेंडुलम की घड़ी की तरह हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लामहदूद फ़िज़ा, यानी कि बहुत खुली जगह है और ज़मीन और आसमान के बीच में वो पड़ा हुआ है। या इलाही ये कैसा जहां है। अब वो कहने लगा कि आखिर ये कैसी दुनिया है। अपने आप से करे, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत है लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में जी रहा है। वह अक्सर गौर व फिक्र में डूबा रहता। वो सोच रहा था कि बाहर की फ़िज़ा इतनी खूबसूरत है लेकिन अंदर की आत्मा में चैन ही नहीं है। हर शख्स तो आज ही में जी रहा है। वो इस चीज़ पर गौर व फिक्र करने लगा। क्या कल के एतबार के बग़ैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? वो ऐसे अपने आप से सवाल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और फिर वो अपने आप से बोल रहा है, नहीं हरगिज़ नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उभरती, वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल से इबारत है। तुम इसे सिर्फ़ हाल से ताबीर नहीं कर सकते। माजी, हाल, मुस्तकबिल जो है तीनों को देखना है, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। सिर्फ आप अगर हाल को देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे हैरत हुई और उन हम वतनों पर जो सिर्फ़ हाल के सहारे ज़िंदा थे और अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता। और इंडिया से रहने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को देखते थे कि आखिर उन लोगों के साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लोग भी तो बाहर से खुश दिख रहे हैं लेकिन अंदर से खुश ना हो। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से दरियाफ़्त किया, जो ख़ुद उनकी कंपनी में मुलाजिम था। उसका एक करीबी दोस्त था जिसका नाम क्या था? असद था। तो उससे वो दरियाफ़्त किया, यार असद, यहाँ के लोग क्या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? यानी कि यहाँ के लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से क्या संतुष्ट हैं? उनका हाल तो यकीनन खूबसूरत है मगर मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं। क्या इस एतबार से उसके साथ कोई हसास शख्स खुश रह सकता है? यानी कि वो लोग तो ऐसे लगता है वो लोग खुश हैं। असद ने गौर करते हुए कहा, यार तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो, तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ के लोग शायद
एहसास नहीं होते, यानी इन लोगों के अंदर इतनी फीलिंग नहीं होती जितना तुम सोच रहे हो। क्या मशीनी अहद में रहते हैं, ये भी रोबोट हो गए हैं। उसने मुस्कुराते हुए तंज़ किया। तो ये मुस्कुराते हुए तंज़ कर रहे हैं कि ये मशीनी ज़माना है, रोबोट का ज़माना है। इसी तरीके से आदमी भी लगता है मशीन की तरह बन गए हैं। मुमकिन है, असद ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हो सकता है ऐसा ही हो। नहीं यार असद, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज के अहद का इंसान कुछ ज़्यादा ही एहसास हो गया है। माहौल की सर्द महरी ने उसके अंदर की आग को कुछ ज़्यादा ही भड़का दिया है। सर्द महरी का मतलब होता है गफलत या फिर किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, यानी कि लोग जो है माहौल की जो ये होती है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है ज़माने को। ये सब तुम्हारा वाहिमा है, यानी ये सब देखा जाए तो तुम्हारा वहम है। अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। असद कह रहा है कि मेरा मसला तो सिर्फ यही है कि पेट की आग, यानी कि पेट भरना है। असद की मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी, यानी कि उसके वो भी अंदर ही अंदर से एक तरह से देख रहा है तो खुश नहीं था। कौन? असद, जिसे बड़े सलीक़े से वो छुपा रहा था। वो तो कह रहा था कि ये पेट का मसला है भाई, सबको कमाने के लिए आना ही पड़ता है, लेकिन उसकी बात में दर्द था और तंज भी था। उसे अक्सर अपने जैसे दूसरे साथियों की ज़िंदगी पर मलाल होता। वह सारा दिन कड़ी मेहनत करते और जब गई रात बिस्तर पर लौटते तो बीवी बच्चे सबको सोया हुआ पाते। तो वो अक्सर देखते कि जितने भी दूसरे साथी थे उसके ऊपर भी वो क्या करते थे, गमगीन होते थे कि उसकी ज़िंदगी भी शायद ऐसी है। वो कहते थे कि सारा दिन कड़ी मेहनत करके घर आओ, रात में बिस्तर पर लौटते तो देखते कि बीवी बच्चे सब सोए हुए रहते थे, और फिर अलसुबह सारी कायनात को सोया हुआ ही छोड़कर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। और फिर सुबह सवेरे उठते हैं और अपने घर वालों को सोया हुआ ही देखते हैं और वो छोड़ कर के कहाँ चले जाते हैं, अपने कामों में। इनमें अक्सर तो हफ्तों अपने बच्चों से भी जी भरकर बात भी ना कर पाते, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हफ्तों तक अपने बीवी बच्चों से जी भर कर के बात नहीं करते। बीवी की मुस्कान की क्या मानवियत रखती है, बीवी की मुस्कान की क्या मानवियत रखती है, इस बात का एहसास भी खोते जा रहे थे। शुरू में तो ठीक था, लेकिन लास्ट में ऐसा लग रहा था कि बीवी की स्माइल जो होती है जब ऑफिस जाते समय वो क्या होती है, इस बात का एहसास भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। गोया उनकी ज़िंदगी कोई सयाली मादा हो जो मशीन में ढल गई हो। सयाली मादा बोलते हैं कोई भी बहती हुई चीज़। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी भी ऐसी है कि कोई सयाली मादा है और वो भी मशीन बन चुका है, और तेज़ चलती हुई मशीन की घड़ के साथ अंदर का हर लतीफ़ एहसास भी ज़ाइल हो चुका हो। लतीफ़ का मतलब होता है गाढ़ा। वो सब चीज़ जो है धीरे धीरे क्या हो, ज़ाइल यानी ख़त्म हो चुका है, और वह ज़ेरे लब कुरहाता। क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती है? वो अपने आप से सवाल करता है कि सिर्फ पैसा कमाने से क्या ज़िंदगी मुतमईन हो जाती है, ज़िंदगी में संतुष्टि मिल जाती है? बाहर आकर वो यकीनन अच्छी ग़िज़ा खा रहा था, अच्छी खासी रकम जमा कर रहा था। वो बाहर आया था, बाहर आने के बाद वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे और अच्छे खाने भी खा रहे थे और अच्छी खासी रकम भी जमा कर रहा था। फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन कार, वेल फर्निश्ड मकान, सब कुछ कम ही मुद्दत में उसने हासिल कर लिया था, यानी बहुत ही कम समय में ये सब चीज़ उसके पास अवेलेबल था। लेकिन अक्सर रातें उसकी फ़ोम की आरामदाह मुसरी पर करवटें बदलती ही गुजर जाती। वो करवटें बदलते ही रहते थे, नींद नहीं आती थी। जब भी कभी घर से उसकी माँ या किसी अपने पराये का ख़त आता तो वह हफ्तों तक मुज़महिल रहता, वो हफ्तों तक एकदम टेंशन में रहता। बूढ़े बाप के इंतकाल की ख़बर मिली तो वो जी भर के रो भी ना सका। वालिद के इंतकाल के बाद वो घर भी नहीं जा सका और सही से रो भी नहीं पाया। माँ की इलालत की इत्ला मिली मगर वो सिर्फ तड़प कर रह गया, और माँ की बीमारी का ख़बर भी सुना लेकिन वो तड़प कर के रह गया। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुज़र चुकने के बाद अचानक वो वहाँ की सुनहरी सरज़मीन पर भी वहशत के बादल मंडलाने लगे हैं। लेकिन वो सोच रहा था कि कैसा वक्त आ गया कि इतने लंबे अरसा गुज़र चुकने के बावजूद भी वहाँ की सुनहरी जो ज़मीन होती है उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो खौफनाक बादल की तरह मंडलाने लगा था। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम रहा है। उनमें से बेशतर बग़ैर कुछ सोचे समझे बिना ज़्यादा राह के रखते सफ़र बांधने पर मजबूर हो गए हैं। वह भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है। वह भी अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ घर आ चुका है और अपने घर की दहलीज़ पर देर से खराब बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है कि पहले जैसे था काश वैसे हो जाता। मगर उसे लग रहा है जैसे ये घर
अब उसका अपना घर नहीं रहा। अपना घर तो आया है लेकिन अपनायत नहीं दिखाई दे रही है। दरो दीवार की साख्त तो वही है, यानी जिस तरीके से घर बना हुआ था सब सेम टू सेम है। आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही हैं, मगर उसके कदमों के नीचे की ज़मीन में बहता पानी बन गया है। लेकिन उसकी ज़मीन, कदमों के नीचे जो ज़मीन है ऐसा लग रहा था कि वो बहते हुए पानी की तरह है। सख्त धूप से घबराकर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। तो ये था अफसाना। नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाअल्लाह इसके सारे सवालात को हल करेंगे और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।